हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे। वैसे ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम्स में जितने भी आपके नीट है, आईआईटी है, इस जैसे एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर भी क्लास 11th के इंट्रोडक्शन के लिए इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे हम जानेंगे कि हमें 11th में क्या पढ़ना है, 12th में क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाता है फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये जानेंगे, हमारा टॉपिक यही है, यहाँ पे हमें ये जानना है व्हाट इज फिजिक्स। आप पढ़ते आ रहे होंगे बहुत पहले से, फिजिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल वर्ल्ड या ये सब। बट नाउ आज हम ये जानेंगे फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। अगर हम फिजिक्स को देखें तो फिजिक्स इज लॉज एंड, ये क्या है, लॉज है और प्रिंसिपल्स। इट इज लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा फिजिक्स है, ये लॉज और प्रिंसिपल्स की हेल्प से हमारे पूरे यूनिवर्स को क्या कर सकता है, पूरे यूनिवर्स में होने वाले जितने भी फिनोमेनाज हैं उनको एक्सप्लेन कर सकता है, समझा सकता है। इसका मतलब क्या है कि पूरा यूनिवर्स, उसके जो फिनोमेनाज हैं, जिसको हम यूँ कह लें कि इट टेल्स, जो फिनोमेनाज हैं क्यों हो रहे हैं, इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ, और कैसे हो रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, ये एक चीज समझा रहा है। उसके साथ साथ क्या बता रहा है, हाउ थिंग्स behave as they do, और साथ में क्या बता रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यही है, helps us to predict। क्या प्रिडिक्ट करने के लिए, फ्यूचर ऑफ थिंग्स। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, बहुत सिंपल है। एक बिल्डिंग है, इसकी छत पे रामलाल खड़े हैं, रामलाल कूद गए। यहां से रामलाल कूदे, क्या बस बिल्डिंग से थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ाया, तो रामलाल क्या नीचे आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, रामलाल अगर बिल्डिंग की जो है टेरेस से एक बाहर की ओर 2 कदम बढ़ा दिए, नीचे से टेरेस गायब हो गया, तो वो कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। क्यों जाएंगे? आपको पता है, ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। हाउ, कैसे जाएंगे? इसके लिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी हेल्प से हम इसका ए तो फिक्स होता है, जी होता है, वी टी, जिस हाइट से वो गिर रहे हैं वो हाइट भी हम निकाल सकते हैं। तो मतलब हम सब कुछ
वो कैसे आ रहे हैं, रास्ते में क्या होगा, कितने देर में कहाँ पे पहुंचेंगे, कब जमीन पे टकराएंगे, जब टकराएंगे तो कितना इम्पैक्ट होगा, ये सब हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। अब फ्यूचर प्रोडिक्शन, फ्यूचर प्रोटेक्शन में क्या हो गया कि हमने मतलब रामलाल जी ऊपर से आए और 5 सेकंड के बाद वो कहां पे होंगे, तो अब इसके लिए रामलाल की तरह आपको ऊपर से कूदने की जरूरत नहीं है, यू हैव फॉर्मूला, यू कैन कैलकुलेट इट। इसको एक दूसरे एग्जांपल से लेते हैं, सिंपल एग्जांपल से। मान लो चाइना इंडिया में वार चल रही है इस समय, मतलब वार जैसी स्थिति चल रही है। अब क्या हो कि अगर वार हो जाता है, या हमने कैनन्स लगा रखे हैं, इन्होंने अपने कैनन्स लगा रखे हैं, हमने क्या किया, टारगेट लिया, एम लिया, शूट। अब यहां पे जाके सटीक निशाना लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके लिए क्या करोगे आप, बार बार कई ट्राई मारोगे, उतने में तो उड़ा देगा। इसके लिए आपके पास क्या होगा, प्रोजेक्टाइल का एक फिक्स फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की हेल्प से यू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दैट मिसाइल और बॉम्ब कि वो कहां पे जाके गिरेगा, कितनी दूरी पे गिरेगा, कितना प्रोजेक्टाइल चाहिए, कितने एंगल पे हम उसको करें, ये सारा कुछ आप फ्यूचर प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि वो मिसाइल कहां जाके गिरना चाहिए, वहां पे अगर गिरेगी तो कैसे गिरेगी। अभी 11th में हम ये देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो हम मंकी है वो जंप कर रहा हो किसी पेड़ से और उसे हमें शूट करना हो, तो हम मंकी जहां पे है वहां पे निशाना लगाएंगे नहीं, हम मंकी जहां पे होगा वहां के लिए निशाना लगाएंगे और तब हम उसको जाके मार पाएंगे। तो ये चीज हम जो है फिजिक्स में सीखते हैं और यही हम इस 11th में पढ़ेंगे। ये फ्यूचर का प्रिडिक्शन करता है, आपके ऑब्जेक्ट के फिनोमेनास को समझाता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें फिजिक्स आपको समझाता है। और ये सब कहाँ पे हो रहा है, यानी कि हम एक सिंपल एक लाइन में कह सकते हैं, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। एक्चुअली फिजिक्स का जो ओरिजिन है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है नेचर। इसका क्या मतलब होता है, नेचर। तो वी कैन से दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स को हम क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ नेचर। ये क्या कहलाएगा, हमारा फिजिक्स कहलाएगा। फिजिक्स रेफर्स स्टडी ऑफ नेचर, या इसको हम फिजिक्स को एक और तरीके से सिंपल सी लाइन में, लॉज दैट एक्सप्लेन फिजिकल वर्ल्ड। अब समझ में आया, लॉज जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करे, उसे ही हम क्या मानते हैं, फिजिक्स मानते हैं। चलिए, अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन कि फिजिक्स क्या है। दूसरा देखिए, बहुत ज़्यादा अभी तक तो आप 11th में जस्ट एंटर किए हैं, अभी आप बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है फिजिक्स के अंदर, वो यूज़ होने वाली चीज़ है मैथमेटिक्स। तो हम ये जानेंगे रिलेशन बिटवीन फिजिक्स
एंड मैथमेटिक्स, मैथ्स लिख देते हैं, इन शॉर्ट थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं, फिजिक्स एंड मैथ्स, यानी रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ्स, ये जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ्स। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हाँ, आपके 11th में इस चैप्टर से जरूर क्वेश्चन आते हैं। हाँ, IIT PMT नीट में तो नहीं आएंगे, बट यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथ्स। या यूं कह लें, जो मैथ्स भी है वो भी फिजिक्स के बिना कुछ नहीं है। हम एक एग्जांपल देते हैं, बहुत सिंपल सी बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि फिजिक्स की हेल्प से हमने कोई बहुत बड़ा फिनोमेना समझाया, या हम कोई नई टेक्नोलॉजी या कुछ नया मिशन, या सिंपली हमारे इसरो से जो हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, हमने सैटेलाइट लॉन्च किया, तो एक सैटेलाइट लॉन्चिंग में फिजिसिस्ट कितने होते हैं? 5, 6, 10, लेकिन उनके पीछे 50 मैथमेटिशियन होते हैं जो कि एकदम सही कैलकुलेशन करते हैं फॉर पर्टिकुलर फॉर्मूला, दैट कि हमारा वो जो सैटेलाइट है वो बिल्कुल सही जगह पे, सटीक जगह पे पहुंच सके। तो अगर फिजिक्स ना हो तो मैथमेटिक्स की जरूरत ही नहीं है, मैथमेटिशियंस आर जॉबलेस। और अगर मैथमेटिक्स ना हो तो हमारा ये जो हमने प्रिंसिपल या लॉ बनाया है, इट इज एक्यूरेट और नॉट, ये कैसे प्रूव होगा? ये पॉसिबल नहीं है विदाउट मैथमेटिक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स और मैथ इज इनकम्प्लीट, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथ्स एंड मैथ्स इज इनकम्प्लीट विदाउट फिजिक्स। यू कह लें मैथ्स तो खत्म ही हो जाएगी, फिजिक्स अगर नहीं होगी तो मैथ्स की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि फिजिक्स और मैथ्स का एक बहुत ही बॉन्ड बहुत तगड़ा होता है। जितने भी आप देखोगे, जितने भी मैथमेटिशियन हैं वो बहुत अच्छे जो फिजिक्स भी होते हैं, और जो बहुत अच्छे फिजिक्स जानते हैं वो बहुत अच्छे मतलब काम चलाओ तो मैथमेटिक्स जानते ही हैं। ठीक है, ये नहीं बोलूँगा नहीं तो तुम लोग जो है मैथ्स के लिए भी कहोगे मैं मैथ्स पढ़ा दो। तो इसका मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि जो आपका मैथ्स है उसके बिना फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, कोई भी हमें फिजिक्स का प्रिंसिपल या लॉ को प्रूव करना है, अप्रूवल देना है, तो उसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी बहुत ज़रूरी है। और ये सब किसकी वजह से हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ मैथ्स हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं जरा, ये जो हमारा फिजिक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स 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 फिजिक्स, एक्चुअल में व्हाट इज दिस? इसके अंदर हम स्टडी क्या करते हैं? तो हम ये समझ लें कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए फिजिक्स का, ये आज हम जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो बेटा देखो, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे हैं 2। पहला है यूनिफिकेशन, यानी फिजिक्स क्या करता है? यूनिफाई करता है। यूनिफिकेशन क्या है? यूनिफिकेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है? तो पहले यूनिफिकेशन समझ लेते हैं, फिर दूसरे प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। एक तो यूनिफिकेशन होता है और दूसरा होता है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशनिज्म और यूनिफिकेशंस या रिडक्शनिज्म, ये 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स अगर पढ़ना है तो हमें इन्हीं प्रिंसिपल्स पे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। यूनिफिकेशन क्या है? सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। यूनिफिकेशन होता है अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन क्या है कि जैसे हमें एक ही
ढेर सारी हमारी प्रॉब्लम्स हों, एक्सप्लेन वेरियस प्रॉब्लम्स, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमेनल्स through few laws, बहुत ही कम लॉज की हेल्प से, या यूं कह लें इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी बहुत सारे फिनोमेनाज हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो इस फिजिकल वर्ल्ड में, उसको हम सिंगल लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकें। जैसे हम एक बात करते हैं, फ्री फॉल पढ़ा है आपने 9th में, क्या होता है? ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे की ओर गिर रहा है। दूसरा आपने इसी से रिलेटेड पढ़ा होगा, फ्री फॉल से भी इसके साथ ही मोशन ऑफ प्लैनेट, पढ़ा है? उसके साथ आपने पढ़ा होगा मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, यही पढ़ा है? ये तीनों टॉपिक्स और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं इन तीनों की बात करता हूं। ये तीनों को सिर्फ एक लॉ, कौन सा? किसने दिया था? न्यूटन साहब ने। न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। उसने क्या दिया? उसने कहा प्रॉब्लम्स है, लाओ एक लॉ देते हैं, इस लॉ से ढेर सारी प्रॉब्लम्स को हम एक जड़ से बिल्कुल एक साथ समाप्त कर देंगे। हमने क्या किया? फ्री फॉल को भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मोशन ऑफ प्लैनेट को भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और मोशन ऑफ सैटेलाइट्स को भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक लॉ और कई सारी चीज़ों को उसने एक साथ ही एक्सप्लेन कर दिया। इसी के साथ एक और साइंटिस्ट का नाम था हॉपकिंस। हॉपकिंस हॉपकिंस ने क्या दिया था? हॉपकिंस ने 3 लॉ दिए थे इसमें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लॉ की बात हम करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है भाई? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये अभी समझते हैं। देखो हॉपकिंस क्या थे? बहुत ही शानदार साइंटिस्ट थे। उन्होंने तो कहा कि भाई ऐसा है कि आप जितनी भी दुनिया की प्रॉब्लम्स है, जितनी भी फिनोमेनाज हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, सब एक ही इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। और वो बहुत हद तक उसके बहुत नज़दीक पहुंचे थे इस लॉ की हेल्प से। क्या था? जितने भी वन वे, जितनी भी यूनिफॉर्म, जैसे मैं अपने हाथों को ऐसे रब कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या मैं अपने हाथों को हीट दूं तो ये अपने आप ऐसे ऐसे मूव करने लगेंगे? नहीं ना। एक और फिनोमेना लेते हैं। एक ग्लास ऑफ मिल्क हमने लिया, और वो मिल्क मेरे हाथ से छूट गया, क्या होगा? नीचे जाके ग्रेविटी की वजह से टूट जाएगा। क्या ये वापस जुड़ सकता है? वापस आ जाए हमारे पास? ऐसा हो सकता है क्या? मुश्किल है। तो इसका मतलब
इन सब चीजों को, ऐसे फिनोमेना जो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो क्या क्या कहता है कि हीट प्रोड्यूस हुआ है, अब हम अगर हीट दें तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। तो इसको कहां पे दिखाया गया, इस जगह पे दिखाया गया जहां पे एंट्रोपी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, जहां पे एंट्रोपी क्या हो, जीरो से, अभी आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है, सॉरी, 11th में ही थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम बताएंगे, हॉपकिंस ने क्या क्या चीजें बताई थी इस लॉ में, वो सारा कुछ बताएंगे। तो ये क्या, वर्क टू हीट को एक्सप्लेन करता है, फ्रिक्शन टू हीट को, और क्या करता है, काइनेटिक टू हीट को, ये सारे फिनोमेना सिर्फ एक लॉ कौन करता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हॉपकिंस ने दिया। बहुत ही क्लोज था ये उस यूनिवर्सल लॉ के, जो बहुत सारे फिनोमेनास को एक साथ एक झटके में खत्म कर देता। ऐसा ही एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने तो ये समझ लो कि आपके बहुत मेजर पोर्शन सिर्फ 4 इक्वेशन से सॉल्व कर दिए। उन साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल, नाम सुना होगा, सुना ही नहीं सुना है भाई, मैक्सवेल्स। इन्होंने दिया था मैक्सवेल्स इक्वेशन, क्या दिया था, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशन की हेल्प से फिनोमेना इन्होंने क्या क्या सॉल्व किया, ये इसकी बात करते हैं। मैक्सवेल ने फिनोमेना क्या क्या सॉल्व किए, मैक्सवेल्स ने फिनोमेना क्या क्या सॉल्व किए देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, एक इक्वेशन जो मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन से इन्होंने पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोगों ने 10th में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, ये अभी हम लोग 12th में पढ़ेंगे अभी आने वाले समय में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगभग आपका, अगर मैं देखूं तो कम से कम 14 से 15 चीजें हैं जिसको अकेले फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन ने क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया। यानी पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल इक्वेशन, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ने क्या किया था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, ये पूरा चार्ज है स्टैटिक चार्ज, ये पूरा डायनामिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये पूरा का पूरा सेकंड इक्वेशन, सिर्फ एक सिंगल सेकंड इक्वेशन से क्या हो सकता है, एक्सप्लेन हो सकता है। एकदम कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। थर्ड इक्वेशन ने तो और कमाल कर दिया, क्या किया इसने, पूरा का पूरा कंप्लीट मैग्नेटिज्म, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म जो है इसने थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन ने क्या कर दिया, फिनिश। केवल ये एक इक्वेशन पूरे मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने में कैपेबल है। सेकंड इक्वेशन पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने में कैपेबल है, फर्स्ट इक्वेशन आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन करने में कैपेबल है। अब देखते हैं फोर्थ इक्वेशन जो इसकी थी वो क्या कर सकती थी भाई। फोर्थ इक्वेशन इसकी पूरी की पूरी EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इस इक्वेशन से पूरा ये कंप्लीट, यानी आपका एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट
पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन कर सकता है? मैक्सवेल्स की ये 4 इक्वेशन कंप्लीट एक्सप्लेन कर सकती हैं, किसी और की जरूरत ही नहीं। आपने लाइंस फोर्स, लेंज लॉ, ये सब कुछ जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी बताया है, वो सब कुछ केवल और केवल कौन कर सकता है? मैक्सवेल्स कर सकता है, केवल मैक्सवेल। राइट हैंड रूल, थंब रूल आपने पढ़ा होगा। ये सब जो है ये 4 इक्वेशंस कर देंगी और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गया। सेकंड क्या हो गया? रिडक्शनिज्म। एक क्या था? एक हमने ये किया था कि हम जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी उनको एक सिंगल लॉ से पूरा एक्सप्लेन कर देना। और दूसरा हमारा जो प्रिंसिपल है वो है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म जो है और आसान है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक बहुत बड़े फिनोमेना को, बहुत बड़ा फिनोमेना है, उसको बाय पार्ट हम उसको क्या करें, एक एक पार्ट को हम स्टडी करें, अलग अलग बांट दे पहले उस फिनोमेना को, और हर एक फिनोमेना को अलग अलग स्टडी करें और फिर कंबाइन करके उसको समझ सकें। जैसे इसको हम कह सकते हैं टू स्टडी the properties of constituents particles।